नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल लर्निंग अड्डा में। मैं नीतीश गौतम। जैसा कि आपको पता है कि मैंने क्रैश कोर्स के तहत इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट किया है स्पेशल 12वीं क्लास के लिए। इसके दौरान मैं आपको सारे चैप्टर्स का एक एक करके एक्सप्लेनेशन, समरी, साथ ही साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैं बताऊंगा और अंततः मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। और इसलिए आप इसके लिए मुझसे जुड़े रहें और पैसेंस रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और उम्मीद है कि इस तरीके से अगर आप जुड़े रहते हैं मेरे से, तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करने वाले हैं। आज एक पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। इस चीज़ को आज हम समझाने का प्रयास करेंगे और बड़े ही लाइन बाय लाइन हम उसको समझेंगे। लेकिन इस वीडियो के तहत मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अभी जॉन डन के बारे में बात करेंगे। और जॉन डन जो कि 16th सेंचुरी के पोएट थे। उस टाइम जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट, या फिर आप कह सकते हो कि इंग्लिश का बड़ा ही आउटर फॉर्म था। वो कोई ऑथेंटिक फॉर्म नहीं था, क्योंकि 1500 से लेकर के 1700 के बीच में जो भी क्रिएशंस होते थे, जो भी कंपोजिशंस बनते थे, या फिर जो भी प्रोज या पोएट्री लिखी जाती थी, वो कुछ इसी तरीके से लिखे जाते थे। तो इसमें कई पुराने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको समझ पाना शायद मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको सबको बारीकी से एक एक करके समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे जॉन डन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी के पोएट थे। और उस समय के ये जो है एक पोइनियर मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं, क्योंकि यूँ कहो आप तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। मेटाफिजिकल पोएट्री की शुरुआत स्पेशली इन्होंने ही किया था। और ये उस समय पैदा हुए थे लंदन में, जब वहाँ पर एंटी कैथोलिक एक तरह से मूवमेंट चलते थे। क्योंकि 15th सेंचुरी में वहाँ पे रोमन कैथोलिक जो लोग थे उनसे अलग होकर के प्रोटेस्टेंट लोग अलग हुए थे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग पोप के प्रभाव में रहना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से ऐसा उम्मीद था कि आने वाले समय में पोप के वजह से ही जो है राज चलाया जाएगा, जिसकी वजह से लोग उसका विरोध करते थे। क्योंकि पोप जो है अपनी एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं निरंकुश तरीके से सिस्टम को चलाने का प्रयास करता था, जिसकी वजह से उसका विरोध किया गया। यहाँ तक कि अगर हम उनकी लाइफ की बात करते हैं, अर्ली लाइफ में, तो वैसे इनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और उस समय इंग्लैंड में, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ कि लंदन में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में। तो और उस समय विरोध होती थी, कैथोलिकों की विरोध होती थी। और इस वजह से जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के दौरान ही उनको वहाँ से ज़बरदस्ती ड्रॉप आउट कर दिया गया था कॉलेज से, बिना डिग्री लिए। और इस तरीके से इस डिस्क्रिमिनेशन से हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा होगा, वो भी बिना डिग्री के। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बिना डिग्री के जो है उनको छोड़ना पड़ा कॉलेज को अपने। साथ ही साथ अगर रीज़न हम देखें तो रीज़न में रिलीजियस रीज़न थे, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। और उस दौरान उन्होंने लॉ भी पढ़ा, थियोलॉजी भी पढ़ा। लॉ में थियोलॉजी, जैसा कि अगर आपको थियोलॉजी समझने की दिक्कत है तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, अर्थात धर्म के बारे में जो नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था वो। अब अगर उनकी कैरियर की बात कर लेते हैं और एक्सपीरियंसेस की बात कर लेते हैं,
तो उन्होंने अपने पढ़ाई के दम पे 2 नेवल एक्सपेडिशंस में भी भाग लिया। नौ यात्रा होता है जो लंबी दूरी पे किसी खास मिशन के लिए जाया जाता है, उस दौरान जो है उन्होंने इस सफ़र को भी तय किया। साथ ही साथ बड़े ही भरोसेमंद व्यक्ति बन गए थे और व्यक्ति बनने के वजह से वो एक सेक्रेटरी बन गए। एक बड़े ही नोबल व्यक्ति, बड़े ही पावरफुल व्यक्ति का जो है वो सेक्रेटरी बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से इनका यह जॉब भी चला गया, साथ ही साथ इन्हें जाकर के कुछ समय के लिए जेल भी काटना पड़ा। जैसे अगर ये जेल क्यों गए ये जानना है तो आपको हम बता दें कि वो जिसके साये में रहते थे, जिनके साथ रहते थे, जिनके सेक्रेटरी थे, उन्हीं की एक नाइस थी, नाइस इन द सेंस जिसको हम लोग भतीजी कहते हैं, उससे उन्होंने सीक्रेटली मैरिज कर लिया, शादी कर लिया, जिसकी वजह से उस आरोप में उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी जाना पड़ा। और फिर से जब 1615 में जब एज उनका 42 वर्ष था, वो रिटर्न होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार होती है। फिर जो है आप जैसा कि फ़ोटो सामने दिख रहा है, यहाँ पर उनका ऑर्डिनेशन होता है। ऑर्डिनेशन का अर्थ होता है ताजपोशी करना, एक तरह से मुकुट पहना करके या फिर वो जो है प्रतिज्ञा दिलवाना या फिर जो है एक तरह से ओथ दिलाना, ये होता है ऑर्डिनेशन। और इसके तहत जो है उन्होंने एंग्लिकन चर्च की ऑर्डिनेशन ली, एक्सेप्ट किया। और जब उन्होंने ऑर्डिनेशन ले लिया तो वो एक बड़े ही महान प्रीचर बन करके सामने आए। प्रीचर का अर्थ होता है प्रवचनकर्ता, प्रचारक। और इस तरीके से उन्होंने एंग्लिकन चर्च का एक प्रचारक बन करके और लोगों को एक धर्म गुरु के नाते लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। जैसे अब अगर उनका हम आगे की ज़िंदगी देखते हैं कि पोएट्री के तौर पर उन्होंने क्या काम किया और पोएट बन करके उन्होंने क्या किया, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सामने स्क्रीन पर आपने देख रहा होगा कि उन्होंने एक ट्रेडिशन था जिसे पेट्रार्चन ट्रेडिशन कहा जाता है। इसमें जैसे हमारे हिंदी में श्रृंगार रस की चीज़ें जो होती हैं उसमें खूबसूरती का वर्णन करना, प्रेम को जो है बड़ी गहराई से बताना, ईश्वर का दूसरा रूप बताना, वास्तव में उन्होंने भी प्रेम को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और उन्होंने इस पेट्रार्चन ट्रेडिशन को तोड़ करके उन्होंने अपनी पोइट्री में इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ डाले, उन्होंने कलेक्ट किया, स्पोकन लैंग्वेज डाला और अपनी पोइट्री को उन्होंने अर्जुमेटिव एंड लॉजिकल बताया। जो आगे हम देखने को मिलेगा कि जब स्पेशल फीचर देखते हैं उनकी पोइट्री की, तो उनकी पोइट्री कुछ इस प्रकार थी कि उन्होंने साइंस और ज्योग्राफी को भी अपने पोइट्री में शामिल किया। साथ ही साथ पैशन को डाला, इंटेलेक्ट को डाला, वर्बल टेजिंग को डाला और इस तरीके से उन्होंने प्रसिद्धि पाई एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। और यह प्रसिद्धि आगे बढ़ करके इनके हर एक फॉर्म में इनके वर्क को सामने लाया। जैसे उन्होंने सॉन्ग्स भी लिखे, सन्नेट भी लिखा, सटायर भी लिखा, एलिजिस लिखे, सरमन्स भी लिखा। जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सॉन्ग्स एंड सन्नेट जो होते हैं वो लिरिक्स होते हैं, लिरिकल पोएम्स होते हैं। और सटायर जो होता है वो एक तरह से ह्यूमर क्रिटिसाइज होता है, किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ में कमियां निकालना या फिर किसी चीज़ की अच्छाइयों को बताना, ये होता है सटायर। और एलिजिस की अगर बात कर लेते हैं तो ये मॉर्न और या फिर लॉस होता है, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से शोक गीत भी आप इसको कह सकते हो। तो उन्होंने इसमें भी अपनी पहचान बनाई और साथ ही साथ सरमन्स भी उन्होंने लिखा। और ये क्या होता है, एक तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी धार्मिक कुछ दिशा निर्देश। और इसमें भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपने आप को साबित किया कि हाँ, वो एक सच में सभी क्षेत्रों में महान पोएट हैं। स्पेशल अगर उनकी इस पोएम की बात कर लें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो सामने
थीम पर लगी हुई ये जो पिक्चर है, इससे देख करके आपको समझ में आ सकता है कि इनके पोएम में किस तरह की चीज़ों की बात की गई होगी। फिर भी मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो ये एक तरह के लव लिरिक था। लव लिरिक यानी आप कह सकते हो कि ये प्रेम स्नेह से जुड़ा हुआ एक तरह का लिरिक था। और इसमें पोएट जो है अपने बिलव्ड से सारी बातें करता है। बिलव्ड उसे कहते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसके बारे में वो बात करता है पोएट। साथ ही साथ वो समझाता है कि हमारा जो सेपरेशन है ये टेम्पररी है। सेपरेशन अर्थात हम जो अलग हो रहे हैं, हमारा जो अलगाव है, ये बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है, ये बस कुछ ही समय के लिए है। और उन्होंने अपने इस कविता में यह भी बताया कि जो ट्रू लव होता है वो स्पिरिचुअल और इंटरनल होता है, यानी वास्तविक जो प्रेम होते हैं वो दिल के अंदर से, दिल की गहराइयों से होते हैं, ना कि दिखावे के लिए होते हैं। और आगे वो अपनी कविता में ये भी बताते हैं कि फिजिकल सेपरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अर्थात अगर हम वास्तव में अलग होते हैं कुछ समय के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने के लिए अगर हम अलग हो रहे हैं, या फिर किसी एक एक्सपेडिशंस पे जा रहे हैं, किसी एक वॉयज पे जा रहे हैं, कुछ समय के लिए अगर अलगाव हमारा हो रहा है, तो इस अलगाव का जो सही मोहब्बत होता है, ट्रू लव होते हैं, ये ट्रू लवर्स हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी लगाव जो है सोल से है, उनकी लगाव दिल से है, ना कि उनकी सिर्फ फिजिकल लगाव है। इसलिए लव शुड बी काम नॉट इमोशनल। लव को जो है लव में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आगे उन्होंने अपने कविता को थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट जो है वो एग्जिस्टेंस से ऊपर की चीज़ होती है। इसमें वो बताते हैं कि यह पोएम जो है वो मैच्योर लव को दर्शाता है। इसमें वो भी बताते हैं कि कंबाइन चीज़ें होती हैं लव में, इमोशन और लॉजिक दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और अंत में हम एक बार फिर आपसे बताएंगे कि यहाँ हम आगे आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं इसके सारे हिंदी मीनिंग। अगर कहीं से भी किसी वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न है, डिफ़िकल्टी सामने आ रही हैं, तो इसके लिए आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से आप अपनी परेशानियों को, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसमें कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं समझने में, इसका भी आप सहयोग ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या था ये पोएम, किस बारे में था ये पोएम, और ये पोएट जो 16th सेंचुरी के पोएट थे, इन्होंने ये बड़े ही डिफ़िकल्ट फॉर्म में इंग्लिश के इस पोएम को लिखा है, जिसमें कई तरह के वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको सारे वर्ड्स को, पूरे पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। जैसा कि अभी सामने आप देख रहे हैं, ये है हमारा लर्निंग अड्डा, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, फेसबुक पर भी उपलब्ध है। दोनों जगह पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं इसका दोनों जगहों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ आप यहाँ दोनों जगहों पर जा कर के इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मेरे लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो वो हमें ज़रूर बताएंगे।